चलिए, ज्योमेट्री में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे और क्वाड्रिलेटरल में हम बहुत सारे चीज़ें देख चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो ट्रेपेजियम के बारे में यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद में एक क्लास और होगा क्वाड्रिलेटरल का, जिसका नाम है स्क्वायर, मतलब कि वर्ग। बाकी जितने भी सारे क्वाड्रिलेटरल में था, जैसे अगर हम बात करें हम आपको कि क्वाड्रिलेटरल में अगर हम आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, रोम्बस की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, या फिर अगर हम आपको चतुर्भुज की सिर बात करें या समानांतर चतुर्भुज की बात करें, तो ये सब सारा चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो बचा है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में, या तो कल का क्लास में समाप्त होंगे, एक क्लास और लेंगे, या तो फिर हो सकता है एक क्लास और हो सकता है, ठीक ना। तो जितने भी सारे क्वाड्रिलेटरल में बन रहे थे पार्ट हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहाँ पर, बहुभुज है या तो सर्किल है, ये दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे हम लोग। तो आज देखते हैं, और आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जो ट्रेपेजियम पढ़ना है, यहाँ से भी सवाल कई तरह से रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, आगे आने वाला दिनों में भी आपसे पूछे जाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और जो चीज़ें हम बता दी हैं उसको आप बिल्कुल रिवीजन करें। जब तक आप चीज़ों को रिवीजन नहीं करिएगा पीछे से, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, हाँ टेस्ट दे रहे होंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, कवर हो रहा है, ठीक ना। जो चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे वो चीज़ें आपको एक टेस्ट में बिल्कुल मिल रहा होगा, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो। तो चीज़ों को पीछे से रिवीजन करिएगा। जो भी आपके पास में दीपावली है या छठ वगैरह है, अगर आप घर पर होंगे तो चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। आइए अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा, अब चलते हैं हम लोग कौन सा आज का जो क्लास है जिसका नाम है कौन सा, ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। कौन सा, समलंब चतुर्भुज। इस समलंब चतुर्भुज को ही इंग्लिश में कहते हैं कौन सा, समलंब चतुर्भुज को ही बोलते हैं कौन सा, ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम की बात करें, ट्रेपेजियम की बात करें तो सबसे पहले ट्रेपेजियम रहता कैसा है, इसका गुण क्या है, ये चीज़ें के बारे में हमें जानना है कि समलंब चतुर्भुज का गुण है क्या। और किसी भी चीज़ का आप गुण जानिएगा ना तो आपसे सवाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और अगर नहीं जानिएगा, उसका फैक्ट्स ही नहीं जानिएगा, तो कैसे सवाल बनेंगे, नहीं फिर बन पाएंगे। अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो जैसे हम फिगर पहले बनाए यहाँ पर, तो देखिएगा इस सारा फिगर में ही क्लियर होंगे, सारा फिगर में ही आपका क्लियर होगा, ठीक ना। देखिएगा इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा होगा कि मान लेते हैं कि ई ए है, ई बी पार्ट है, ए सी है, ए कौन सा डी पार्ट है, ठीक ना। ए है, बी है, सी है और कौन सा है डी है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ए जो साइड है चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज की, ये साइड दोनों पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल आमने सामने का जो है कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन जो कहीं ना कहीं जाकर के इसको बढ़ाएंगे ना, तो ये चीज़ें जाकर के मिल जाएगी ट्रेपेजियम में। तो आपसे अगर कोई भी पूछा जाएगा कि समलंब चतुर्भुज में कितनी समानांतर भुजा होती है, तो एक जोड़ी समानांतर भुजा होती है, दोनों जोड़ी नहीं होती है। जैसे चार भुजा है ना बाबू चतुर्भुज में, तो आप चाहे आयत पढ़े हैं, चाहे समानांतर चतुर्भुज पढ़े हैं, चाहे समचतुर्भुज पढ़े हैं, उसमें दो जोड़ी भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि एक ही जोड़ी समानांतर होगा। देखिए ना, एक जोड़ी समानांतर, सिर्फ ए वाले और ए वाले समानांतर होंगे, इधर का और इधर का समानांतर नहीं होगा, मतलब उसी को बोलेंगे असमानांतर, अनपैरेलल साइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि हो सकता है कि सवाल जब बनाइएगा ना तो आपको मैथ में देगा, जब वहां पर प्रश्न रहेगा तो वहां पर देगा कि दो समानांतर भुजा की लंबाई 4 और 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि भुजा भी बराबर नहीं होगा। देखिए ये इतना छोटा है, इतना बड़ा है, लेकिन है समानांतर ही। और हो सकता है कह दे 4 सेंटीमीटर ही 6 सेंटीमीटर, या आपसे बोलेगा कि एक समलंब चतुर्भुज जिसकी असमानांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि ई वाला और ई वाला अब नहीं कह रहा, असमानांतर का मतलब ई और ई कह रहा, एक 5 सेंटीमीटर एक 9 सेंटीमीटर। और आगे ये भी ध्यान रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज की जो असमानांतर भुजा है, मतलब समानांतर नहीं है, वो बराबर भी हो सकता है। और इसमें हम वही चीज भी देखेंगे आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि जो असमानांतर भुजा है, जो समानांतर नहीं है, वो भुजा बराबर भी हो सकता है। उसको बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। किसको, जो असमानांतर भुजा है, समानांतर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है।
तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है पढ़ना कि एक समानांतर भुजा है, एक जोड़ी समानांतर भुजा है, ये लाइन कभी भी आपस में कितनों बढ़ा दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, आपस में जाकर के नहीं कट करेगा एक दूसरे को। लेकिन ये लाइन क्या है ना कहीं जाकर के कट कर देगा, तो वो समानांतर नहीं होगा, असमानांतर भुजा होगा। तो सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि समानांतर भुजा समलंब चतुर्भुज में कौन सा होता और असमानांतर कौन सा होता, या इसमें यह भी पता चलना चाहिए कि क्या सभी समानांतर होते हैं, तो नहीं। अब इसी को लिखिएगा समलंब चतुर्भुज देख करके यहाँ डाइस दीजिएगा और लिखिएगा, चीजों को यहाँ पर लिखिएगा। वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ी भुजा आमने सामने की समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ से आप फिगर बना सकते हैं, इस चीज़ों को फिगर बनाइएगा। अब यहीं से हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जब ये चीज़ें देख लिए तो यहीं से क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे कि अगर इसके हम डायगोनल को मिला दें, डायगोनल को नहीं, पहले इस क्या करें कि पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम लिए ए बी साइड पर मान लेते हैं कि एक लिए ई पॉइंट लिए, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिए, एफ पॉइंट लिए। कौन सा, एफ पॉइंट लिए। तो इसको जो यहाँ से मिलाएंगे ना, यहाँ से मिलाएंगे तो मान लेते हैं कि एम रेशियो एन में कट गया। कौन सा, एम रेशियो एन में विभाजित हो गया। तो इधर भी वही होगा, एम रेशियो कौन सा होगा, एन ही होगा। तो अगर कोई भी समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु नहीं बोल रहे हैं, मिड पॉइंट नहीं बोल रहे, मिड पॉइंट से भी इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी मिड पॉइंट नहीं कर रहा। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो भी समलंब चतुर्भुज इसका है, इसका असमानांतर भुजा पर 2 पॉइंट अगर लिया जाए तो इस रेखा की जो लंबाई होगी, यानी ईएफ की जो लंबाई होगी, ईएफ की जो लंबाई होगी, अगर ईएफ की लंबाई यहाँ से पूछा जाएगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है ना कि कॉन्सेप्ट है, ये एम रेशियो एन में कटा है, मतलब अगर ये 3 है या 5 है या ऊपर में 6 है या 4 है, इस तरह से करके तो उसको एम रेशियो एन में बोलते हैं। और इसका मान लेते हैं कि इसका मान बी है या ए है, कुछ ऊपर में ए लिख दिए या नीचे बी लिख दिए, कुछ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका वाला गुना जो होता है ये नीचे का गुना होता है, इसका पैरेलल यहाँ गुना होता है, और इसका वाला गुना यहाँ पर होता, ठीक ना। यहाँ पर गुना होगा और नीचे का यहाँ गुना होगा। तो बताइए, तो अगर हम ईएफ की लंबाई निकालना चाहिए तो एम गुना क्या करेंगे, ए करेंगे, सॉरी एम गुना क्या करेंगे, बी करेंगे, नीचे वाला गुना एम गुना क्या करेंगे, बी करेंगे, और प्लस एन गुना क्या करेंगे, ए करेंगे, क्या करेंगे, ए करेंगे, और बटा क्या लिखेंगे, एम प्लस एन लिखेंगे, ठीक ना, एम प्लस एन लिखेंगे। यही आपको क्या है, फॉर्मूले है। इस फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान में रखना। किसकी लंबाई, ईएफ की लंबाई। लेकिन अगर ईएफ ई मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि समलंब चतुर्भुज का जो ईएफ साइड है, ई मिड पॉइंट होगा। कौन सा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि मिड पॉइंट का मतलब कि मध्य बिंदु हो। कौन सा, मध्य बिंदु हो। सर अगर मध्य बिंदु रहेगा तो क्या होगा, तो आप ही निकाल सकते हैं कि अगर मध्य बिंदु रहेगा तो क्या चीजें घटना घटेगी। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये चीजें मध्य बिंदु है, क्या ये चीजें मध्य बिंदु है, तो देखिएगा अगर मध्य बिंदु रहेगा ना, तो मध्य बिंदु रहेगा तो क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिएगा अगर मान लेते हैं कि ए समलंब चतुर्भुज है, ए समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर साइड कौन सा है, नामांकन ए बी सी और डी दे दिए, यही ना, ए बी सी डी दे दिए। अब इसका मिड पॉइंट कह रहा, कौन सा, मिड पॉइंट, कि यहाँ पर ले लीजिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये बीचों बीच में ले लीजिए। यहाँ पर डी, यहाँ पर जो ई है वो बीचों बीच में है, एफ जो है वो बीचों बीच में है। इसका मतलब है कि जब बीचों बीच में होगा तो एक रेशियो एक में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कहिएगा यस सर। अगर यहाँ से ईएफ की लंबाई निकालेंगे कि ईएफ की लंबाई बताइए कि ईएफ की लंबाई क्या होगा, तो अब आप बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सर हम इसको बी मानेंगे या इसको ए मानेंगे, तो इसका वाला गुना कहाँ पर करेंगे, यहाँ करेंगे। सॉरी, इसको वाला गुना कहाँ पर करेंगे, इसका वाला गुना कहाँ करेंगे, इसका वाला गुना यहाँ पर करेंगे, और इसका वाला गुना कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको गुना करते हैं तो ए गुना कितना होगा, 1 होगा। ए गुना कितना होगा, 1, और यहाँ से करते हैं तो कितना होगा, प्लस जो होंगे
प्लस जो होंगे कितना होंगे, प्लस जो होंगे वो कितना होंगे, तो प्लस जो होंगे वहां पर कितना होंगे, तो प्लस जो होगा आपको कितना होगा, बी गुना कितना होगा 1 होगा, और नीचे कितना होंगे ए प्लस एम प्लस क्या होंगे एन होंगे। तो एम प्लस एन का मतलब 1 प्लस 1 होगा ना, एम प्लस एन का मतलब कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 1 होगा, यही ना, यही ना लिखे देखिए ना, एम प्लस एन लिखे तो कहिएगा सर, यानी यहाँ पर होगा ए प्लस बी वाई क्या होंगे 2 होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मध्य बिंदु पर रहेगा तो मध्य बिंदु पर रहेगा तो बताइए कौन सा होंगे, यहाँ पर 2 है, कौन सा है, फिर से इसको लिख देते हैं मिटा करके, यहाँ पर होंगे कौन सा ए प्लस बी वाई क्या होंगे 2 होगा, ए प्लस बी वाई क्या होंगे 2 होंगे, ठीक है। अगर मध्य बिंदु रहेगा तो डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ करके और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मध्य बिंदु नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है कि ईएफ की लंबाई निकालने के लिए हो सकता है मध्य बिंदु न रह करके यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और इस समानांतर भुजा की लंबाई 7 और 8 रहेगा, तो ऊपर वाला नीचे से गुना करिएगा और इसका वाला यहाँ से गुना करके, और नीचे एम और एन का रेशियो जो रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर सवाल कैसे रहेगा, अगर हम सवाल की बात करें तो मान लेते हैं कि देखिएगा सवाल अगर हम बात करें, पहले इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करने के बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर हम सवाल की बात करें, देखिएगा सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आपसे एग्जांपल देते हैं। देखिएगा सवाल जो आपको रहेंगे, मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज का अगर हम बात करें, यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मध्य बिंदु पे नहीं है, ये मध्य बिंदु पे नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर जो एफ है, और जो रेशियो कटा है वो 2 रेशियो कितना में कटा है 3 में कटा है, कितना 2 रेशियो 3 में कटा, तो ये अलग अलग कटा है। और इसका मान है 10 सेंटीमीटर और इसका मान है कितना 20 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा कि ईएफ की लंबाई बताओ, तो ईएफ की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका वाला गुना यहाँ कर देंगे, तो 20 गुना कितना होगा 40 होगा, इसका वाला गुना कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, तो 10 दिया कितना होगा 30 होगा, और बटा जोड़ दीजिए एम और एन को, 3 और 2 कितना 5, 40 और 30 कितना होगा 70 बटा कितना 5, 14 पचे कितना होगा 70, यानी 14 सेंटीमीटर इसकी क्या होंगे लंबाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, एग्जाम्पल भी समझ गए, इस तरह से सवाल आपको आएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट अगर सीखे, दूसरी पॉइंट में सीखे यहाँ पर, देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा मेन कॉन्सेप्ट ही है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा ना तभी चीज़ों को सवाल आप आगे बना सकते हैं। देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लिया जाए कि, देखिएगा अगर मान लिया जाए कि विकर्णों के मध्य बिंदु से, विकर्णों को मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो उस रेखा की लंबाई, तो उस रेखाखंड की लंबाई, अब यहां पर क्या करा जरा समझिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज, चीजों को समझिएगा, अभी समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे तो समलंब चतुर्भुज फटाक से बना देंगे। अब यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, ए क्या है पैरेलल है ना, यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तो कहिएगा यस सर। अब इसके विकर्ण को मिला दिया जाए, इस विकर्ण को यहां से मिला दिया जाए, इस विकर्ण को यहां से मिला दिया जाए और इस विकर्ण को यहां से मिला दिया जाए, मिला दिए। ये मान लेते हैं किसी बिंदु पर ओ पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है ना, ओ पर क्या किया ए प्रतिच्छेद किया। आपसे पूछेगा कि बताइए इस विकर्ण जो है AC और BD जो विकर्ण है इसका मध्य बिंदु लीजिए। तो मान लेते हैं कि BD का विकर्ण जो का मध्य बिंदु ही है और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है, बीचों बीच में। तो इसको जो मिलाएंगे ना, यहाँ पर इसको मिलाएंगे, इसकी आपकी लंबाई पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बताइए, और मान लेते हैं कि इसकी लंबाई EF है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं A है और यहाँ पर मान लेते हैं B है, ठीक ना, जो भी है ये है और ये क्या है B है। तो यहाँ से आपकी लंबाई पूछेगा तो EF की लंबाई क्या होगा, तो EF की जो लंबाई होंगे, EF की जो लंबाई होगा, EF की जो लंबाई होंगे, EF की, ये दोनों को घटा करके, घटाने का मतलब है ना कि बड़ा में से छोटा घटाइएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है B है और माइनस कौन सा है छोटा कौन सा A, और बटा कितना 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाने की बात रहेगा, अंतर की बात, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, छोटा में से बड़ा को नहीं। तो घटा करके क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े,
बस वही चीज पहले जो जोड़ करके 2 से भागा कर रहे थे, मिड पॉइंट था, यहाँ भी मिड पॉइंट है इस विकर्ण का, डायगोनल का। तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो इसका जो होंगे घटाने के बाद में ई वाले भुजा और ई वाला भुजा को घटाने के बाद में आंसर दीजिएगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पर जोड़ने के दिए हैं, यहाँ पर ऐड करके दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऐड करके है ना, ऐड करके है कि नहीं है, a प्लस बी बाई 2 है, ये दोनों को जोड़ करके। लेकिन अगर मान लिया जाए कि विकर्ण को मिला दिया जाए और वहां से मध्य बिंदु पूछेगा तो घटा करके कितना से भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा। कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में नहीं ना, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े तो ये चीजें याद रहेंगे। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आज जितना भी सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज का देखेंगे और यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा, ठीक ना। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है तो एक वीवीआई चीजों को कर लीजिएगा। अगर सवाल पूछेगा ना तो यहाँ से ही पूछेगा, जितना बार आपसे वीवीआई करना है उतना बार इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखिएगा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका डायगोनल जो होता है, इसका विकर्ण जो है, इसका विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ से विकर्ण मिला देते हैं और यहाँ से विकर्ण मिला देते हैं, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है ये कितना ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ई ए है, ए बी है, ए सी है और एक कौन सा डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप समरूप पढ़े हैं, सिमिलर पढ़े हैं, सिमिलर पढ़े हैं ना, सिमिलर मतलब सर्वांगसम और समरूप पढ़े हैं, पीछे हम पढ़ाए हैं आपको, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सिमिलर में क्या होती है कि कोई चीज़ें बटा में लिखाती है, कोई चीज़ें क्या लिखाती है, बटा में मतलब फ्रैक्शन में लिखाती है। और सर्वांगसम जो लिखाती है वो कहाँ लिखाती है, तो सर्वांगसम जो लिखाती है बराबर करके। ये चीज़ें हम बताए हैं। अगर मान लेते हैं कि ई कोण जो है, हम आपको कौन सा ई कोण मान लेते हैं कि ई जो कोण है, ये जो कोण है वो अल्फा है, कौन सा अल्फा है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी कौन सा होंगे, ये भी अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहिए सर ये अल्फा हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये बीटा है, ये बीटा कोण है, तो ये भी कौन सा होगा, बीटा होगा, कहिएगा सर बिल्कुल बीटा होंगे। और ई कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, किसके कारण, सम्मुख कोण के कारण बराबर होंगे, कहिएगा यस सर। अच्छा, हम इसमें अगर एक ट्रायंगल कोई लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में लेते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल को हमें समरूप करना, सिमरूप करना, तो कैसे करेंगे बताइए। तो हम एगो को फिक्स कर देते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी फिक्स कर दिए, ट्रायंगल ए और डी फिक्स कर दिए। तो अब जो समरूप लिखेंगे, क्योंकि एंगल 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 से है, ये किससे है, ए से क्या होंगे, समरूप होगा ना, समरूप होगा, क्योंकि इससे सर्वांगसम नहीं होता, समरूप होता, हम आपको बताए भी है। ए समरूप, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक ना, किसका, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। इसमें क्या है कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को समरूप करेंगे, क्योंकि ट्रिपल ए जो होता है, 3 एंगल जो होते हैं वो आपको सर्वांगसम में नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ समरूप में लगता है। ये चीज़ हम बताएं भी हम आपको। अब बताइए कि इस ट्रायंगल को अगर हम समरूप करना चाहेंगे, सिमिलर करना चाहेंगे, तो ए और डी को हम फिक्स कर दें। कोई कहेगा सर नहीं सर हम बी और डी को फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बी और सी को फिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को फिक्स करिए, क्योंकि हमें यही दोनों ट्रायंगल में हमें देखना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई बच्चा इधर से भी कर सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी दो को हमें क्या करना, सिमिलर करना। अब बताइए ए और डी को फिक्स करिए, तो हम यहाँ पर जो अगला ट्रायंगल लिखेंगे, यहाँ पर जो अगला ट्रायंगल लिखेंगे इसी के हिसाब से लिखेंगे ना, तो कहिएगा सर इसी के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा बताइए, पहले ए है तो पहले ए के जगह पर अल्फा था, तो अल्फा कौन सा है, यहाँ पर सी है, तो इसका मतलब सी आना तय है। अब बीच में ओ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह पर है, और लास्ट में कौन सा होगा, तो लास्ट में यहाँ पर बी आएगा, एगो बी बच गया, तो यही होना चाहिए, यही होगा ये, तो कहिएगा सर बिल्कुल यही होगा। अब जरा आप बताइए कि यहाँ से हम आपको समरूप है, ये ट्रायंगल समरूप हो गया, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना लिखने में, तो कहिएगा नहीं सर। अब हमें चाहिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ से देखिएगा कॉन्सेप्ट निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं ए ओ, क्या लिखते हैं, यहाँ से ए ओ लिखते हैं, यहाँ से ए ओ लिखते हैं, ठीक है, ए ओ लिखते हैं, यहाँ से ए ओ लिखते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ओ सी लिखेंगे, अरे ओ सी लिखेंगे ना, या सी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, या तो आप सी ओ लिख सकते हैं, सी ओ लिख सकते हैं, तो कहिएगा यस सर बराबर। अगर हम यहाँ से ए ओ लिखे, यहाँ से सी ओ लिखे, तो यहाँ से अगर हम ओ डी लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे ना, तो कहिएगा यस सर ओ बी लिखेंगे।
यहाँ से AD लिखेंगे तो बताइए AD है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, CB या BC लिखेंगे ना। तो कहिएगा सर यही कॉन्सेप्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, यही कॉन्सेप्ट से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। ये कैसे आया हम आपको बता भी दिए, अगर नहीं भी याद रहेगा तो चीज़ें आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हैं, अगर मान लेते हैं कि ABCD एक हम समलम चतुर्भुज माने, इसका जो विकर्ण मिला है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ई वाला कोण के बराबर होगा, ई कोण के बराबर होगा। काहे, एकांतर कोण के कारण, क्योंकि ए भुजा समानांतर है, इसका तिर्यक रेखा काट रहा है। और यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप किए, तो समरूप भी लिखे ट्रायंगल ए कोण समरूपता से, AOD समरूप है COB से। लेकिन अगर इतना नहीं भी करना आ रहा और इसको लिखने के तरीके जैसे जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे इधर चलेंगे, जैसे इधर चले AO तो उधर से चलेंगे OC, इधर से चले OD तो उधर से चलेंगे OB, इधर से चले AD तो उधर से चलेंगे CB। ये सब सारा चीज़ तो बताया है ना। तो कहिएगा सर लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आया देखिए कैसे करके आया, उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना। ठीक है, AO मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बटा होना चाहिए, यही ना आया, A और O आया, ठीक है। और यहाँ से कौन आया, O और C, एक विकर्ण हो गया। अरे एक विकर्ण हो गया, A और OC हो गया। तो कहिएगा सर फिर उधर से ऊपर से चलिए, कौन सा, OD और बटा कौन सा, OC हो गया, OB हो गया। तो कहिएगा सर OD और कौन सा, OB हो गया, वही चीज़ है ना। तो कहिएगा सर और ई वाला भुजा लिख लीजिए, ऊपर वाला कौन सा AD और नीचे कौन सा BC लिख लीजिए, यही तो है, यही है ना। तो इस चीज़ों को लिखने का तरीका ऐसे भी डायरेक्ट चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक ना। इतना समरूप नहीं करना, आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक विकर्ण का बटा AO बटा OC, AO बटा OC, इधर से OD बटा OB, तो फिर ऊपर से AD बटा BC होंगे, ठीक ना। आपको इसको ऐसे मत चेंज कर दिया, कोई ऊपर में लिखा है AO और नीचे लिख दीजिएगा फिर BC। मान लेते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेना है, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम पहले AO लिखे हैं, तो इस भुजा को मत लिख देना, इस BC को ऊपर मत कर देना, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भाई मेरे AO लिया है तो इधर AD ना आएगा ऊपर में, ठीक है। तो हो सकता है इसका और इसका आपका जरूरत पड़े कभी कभी, या हो सकता है इसका और इसका जरूरत पड़े। तो ये चीज़ों को माइंड लगाइए, जिन्हें मन तेने मत कर देना, ठीक ना। आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अगर हम सवाल अगर हम देखें, एग्जाम्पल ले एक, देखिएगा एक सवाल अगर हम ले, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में अगर हम मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है और यहां पर A है, B है, C है और कौन सा D है, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है वो बिंदु पर क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा। और यहाँ का इसका मान दिया हुआ कौन सा, यहाँ 4 दिया हुआ, इस x मान लीजिए, और यहाँ पर दिया हुआ कौन सा 6 और यहाँ पर 8 दिया हुआ। कुछ नहीं करेंगे, बताइए ऊपर में लिखेंगे कौन सा 4 और नीचे कौन सा लिखेंगे 8, AO बटा OC हो गया बराबर, इसका x और बटा कितना 6 लिखेंगे, 4 दूना 8, 2 3 कितना 6, x का मान कितना हो गया 3 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे सवाल आएंगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कॉन्सेप्ट पर देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो है एरिया से है, किसका, एरिया से है। इस एरिया से आपको ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ सभी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि कोई एक समलंब चतुर्भुज है, कोई एक समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज की जो नाम है ABCD है, कौन सा ABCD है, ठीक है। और यहां से जो इसका विकर्ण है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना, वो बिंदु पर क्या कर रहा है, इसका प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया, कहां पर, वो बिंदु पर, ठीक है। वो बिंदु पर क्या कर गया, इसका प्रतिच्छेद कर गया। अब इसका मान लेते हैं एरिया A1 है, ठीक है। इसका एरिया क्या है, A1 है, इसका एरिया क्या है A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका एरिया क्या है A4 है। A का मतलब एरिया, A का मतलब क्या है, एरिया है, A का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना कि ई वाला एरिया बराबर होगा, मतलब A1 का जो क्षेत्रफल होंगे वो A3 का क्षेत्रफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। A1 का और A3 का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, कौन सा, नहीं सॉरी एक मिनट, ए नहीं, ये वाला नहीं, A2 और A4 का, कौन सा A2 बराबर कौन सा होगा A4। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका जो क्षेत्रफल होंगे और इसका जो क्षेत्रफल होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होंगे,
बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे भैया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन होगा और इसके पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनेगा पैरेलल लाइन के बीच में, तो वो क्या होंगे कि उसका एरिया बराबर होगा। तो इसका और इसका जो एरिया होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि A1 और A3 का एरिया बराबर होगा, तो नहीं, A1 और A3 का एरिया बराबर नहीं होगा। इसका एरिया बराबर नहीं होगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। A1 A3 का नहीं, इधर वाला का एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। इधर वाला का एरिया और इधर वाला का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार अगर ये चीज़ें नहीं ध्यान में रखते हैं, ये वाला तीसरा पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं, तो तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, जैसे A1 A2 A3 A4 चारों एरिया अलग अलग है, लेकिन चारों एरिया में क्या है ना कि दो एरिया बराबर होगा, A2 वाला और A4 वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। ऊपर वाला नीचे वाला बराबर नहीं होगा, ठीक ना, समलम चतुर्भुज में, ठीक है। समलम चतुर्भुज में ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर नहीं होगा। इधर वाला और इधर वाला क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा जो हम आपको बता रहे हैं, तीसरा जो आपको याद रखना है कि सामने का गुणनफल, जैसे अगर हम बात करें A2 और गुने A4, इसको और इसको गुना करेंगे तो ये बराबर होगा किसका? A1 और A3 का बराबर होगा। A1 A3 का बराबर होगा। ये चीजें भी आप ध्यान में रखना, ठीक ना, क्योंकि यहां से भी आपसे सवाल बन सकते हैं। हम आपको क्या बताएं? तीन कॉन्सेप्ट यहां पर बताएं, तीनों को जरा समझिएगा, फिर से सुनिएगा जरा। हम आपको क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि एक समलम चतुर्भुज की चार एरिया में बटा हुआ, नामांकन कर दिए, A1 A2 A3 A4 कर दिए। ये A2 और A4 का एरिया बराबर होगा, A1 A3 का एरिया बराबर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि आमने सामने का जो एरिया का गुणनफल होगा वो बराबर होगा। जैसे A2 A4 का गुना करेंगे बराबर होगा A1 और A3 का। ये वाले काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये हुआ, यहां तक कॉन्सेप्ट सीख गए। अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट जो और बचे हुए हैं, वो आपको कहां से बचे हुए हैं? वो आपको बचे हुए कहां से? तो वो आपको जो बचे हुए हैं क्षेत्रफल से सिर्फ बचे हुए हैं। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि समलम चतुर्भुज की क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल की, जिसे मान लेते हैं कि ए आपका समलम चतुर्भुज है। कौन सा समलम चतुर्भुज है? कौन सा? ABCD। इस ABCD समलम चतुर्भुज की ए भुजा क्या है? पैरेलल है, समानांतर है ना, तो कहिएगा यस सर। अब यहां से क्या है ना कि इसकी भुजा की ऊंचाई मान लेते हैं कौन सा? H है। यहां पर लंब डाल के H है और यहां पर A है और कौन सा? B है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर मान लिया जाए कि समलम चतुर्भुज की दो भुजा जो समानांतर है, उसकी हाइट, उसकी भुजा का लंबाई दिया हो रहा है। अगर समलम चतुर्भुज जो दोनों भुजा समानांतर है उसकी लंबाई दिया हो रहा है और ये दोनों के बीच की हाइट दिया हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। इसका जो क्षेत्रफल होते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग A + B और गुने क्या होंगे? H होंगे। इस चीजों को आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे कैसे, मान लेते हैं कि एक समलम चतुर्भुज है और इस समलम चतुर्भुज ABCD का जो है, ABCD की समानांतर भुजा की लंबाई जो दिया हुआ है वो कितना है? तो समानांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ है ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई का जो मान दिया वो कितना दिया है? उसका ऊंचाई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर H का मान। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होंगे वो कितना होगा? तो क्षेत्रफल जो होगा 1/2 समानांतर भुजा का योग, मतलब 3 + 5 होंगे और ऊंचाई कितना है? 4 है, यही ना, तो कहिएगा सर। तो 1/2 होंगे और गुने कितना होगा? 8 होगा और गुने कितना? 4 होंगे। ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 8 दूना कितना होंगे? 16 सेंटीमीटर से आंसर होगा। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीजें भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर। देखिएगा, कभी कभी अगर और बड़ा सवाल करेगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर इधर से आप ऊंचाई डालें क्या? इधर से डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे आगे आने वाला दिनों में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, चीजों को समझ लिए, इसको भी समझ लिए। इधर का एरिया उधर का एरिया बराबर होगा A2 A4, इसका एरिया बराबर नहीं होगा और आमने सामने का गुणनफल करेंगे तो एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इसको क्या बताए थे? इसको जो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
इसमें बताएं कि अगर समलंब चतुर्भुज का विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें समरूप त्रिभुज बनते हैं, आमने सामने वाला, ऊपर और नीचे वाला, इधर इधर वाला भी बनता है, कहीं से भी बनाइए। तो इसका AO बटा OT बटा OD बटा कौन सा OB और AD बटा कौन सा है BCA, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर विकर्णों को मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो उसका रेखाखंड की लंबाई इसका कितना होगा, B माइनस A/2 होगा, घटा करके आधा, और इसका क्या दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे, ठीक ना। ये कैसे निकाले थे वो भी हम आपको बता दिए। इतना हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब आइए आगे हम चलते हैं, कहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको नोट डाउन कर लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा हम आपको सर्च करवाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा ना, आप कैसे बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज रहेगा, और इस समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें, समलंब चतुर्भुज की बात करें, इस समलंब चतुर्भुज की बात करें, ABC कौन सा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। मान लेते हैं कि इस समलंब चतुर्भुज की यहाँ पर A दिया हुआ है, तो A दिया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ से अगर लंब डालेंगे, H लंब डालेंगे, तो यहाँ से भी लंब डाल सकते हैं। तो एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये है ना, तो A भी A हो जाएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएंगे, A का मान A भी हो जाएगा, ठीक ना, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा ये सर, और यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जरा कॉन्सेप्ट खाली सुन लीजिए, और 90 डिग्री के सामने वाले क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन जाएंगे। इधर भी क्या बन जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, ये भी त्रिभुज बन जाएगा। और ए वाला जो साइड है, यहाँ से लेके यहाँ वाला साइड ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम एम दें और यहाँ पर एन दें, तो ई वाला जो होंगे BM बराबर होगा कौन सा होगा, NC हो जाएगा, कौन सा NC। तो यहाँ से आपसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना किसी भी तरह से करके, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल, कुछ का भी पूछा जा सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है VVI, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। VVI है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल ग्रुप D में भी पूछा, ठीक है। आपको इसको किस तरह से हैंडल करना है, बस आपको हैंडल करना दिया हो रहेगा कि समलंब चतुर्भुज के सबसे छोटी भुजा, समलंब चतुर्भुज के सबसे छोटी भुजा जो समानांतर, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी एक हाइट की लंबाई मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से हाइट डालेंगे तो यहाँ से भी हाइट का मान 3 होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे हाइट यहाँ से और यहाँ से बराबर होगा ना, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जैसे अगर AM बराबर कौन सा होगा, DN होगा, ये हाइट बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखना, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसकी मान, यहाँ से मान, कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहिएगा नहीं सर, ये भी इसमें भी हम समझ गए कि कैसे कैसे आएगा ना, तो हम लंब डाल करके और चीज़ों को हम समझ सकते हैं और हम बना सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम सवालों पे चलते हैं। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट से ही समलंब चतुर्भुज में सारे सवाल बनते हैं। अब डिफिकल्ट करना रहता है तो 3-4 को कॉन्सेप्ट को एक जगह मिला देता है और वो चीज़ें फिर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, अभी जो हम आपको बताए थे कौन सा, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। एक जो कॉन्सेप्ट आपको है, अगर हम समलंब समद्विबाहु समलंब की बात करें, कौन सा, समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब, ये क्या जरा समझिएगा। ये समद्विबाहु जो समलंब है ना, समद्विबाहु जो समलंब है, अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है, इसका समद्विबाहु समलंब में ए जो AB है और CD जो है ना, AB और CD है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो असमानांतर भुजा है ना, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये बराबर नहीं होगा, ये समानांतर भुजा है, ये दोनों क्या समानांतर है, और ये असमानांतर, लेकिन ये दोनों बराबर आपस में, 5 सेंटीमीटर तो भी 5 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब। और अगर मान लीजिए कि इसमें एरिया पूछा जाएगा, तो इसका एरिया जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा इस तरह से करके, अगर O पर प्रतिच्छेद करेगा, इसका जो एरिया होंगे, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसका एरिया पूछा जाएगा कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल AOD का जो क्षेत्रफल होगा, और ट्रायंगल BOC
सी का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो इसका भुजा का स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर होगा। जैसे इसका भुजा कौन सा है? एडी है, एडी है, और इसका भुजा कौन सा? बड़ा वाला बीसी है। तो इसके स्क्वायर के क्या होंगे? बराबर होंगे। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ों को क्या करना? ध्यान में रखना, ठीक ना। इतना कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखिएगा। अगर भुजा का मान दिया हो रहेगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और क्षेत्रफल दिया हो रहेगा तो उसका रूट कर देंगे तो भुजा का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज़ें तो आप समरूप में भी पढ़े हैं ना, समरूप में भी पढ़े तो कहिएगा यस सर। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो एडी भुजा रहेगा ना, तो एडी का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा। बीसी भुजा रहेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा और इसका जो विकर्ण होगा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, विकर्ण जो होगा बराबर होगा। विकर्ण जो होगा AC, AC बराबर कहोगे BD होगा। कौन सा? BD होगा, BD होगा। ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसका विकर्ण जो होगा क्या होगा? बराबर आएगा, ठीक है। AC बराबर क्या आएगा? BD आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए आगे बढ़ते हैं। AC बराबर कौन सा? BD है। अब आइए सवालों पे चलते हैं। ये अब सवालों पे चलते हैं, और जितने भी सारे समलंब चतुर्भुज का पढ़े हैं सवाल, जो भी सारे हैं 1 2 3 लगभग टोटल 13-14 सवाल होगा। 11 12 13 सवाल है। कितने सवाल है? 13 सवाल। चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। शुरू से ही चले, चलिए शुरू से ही आइए, स्टार्टिंग से ही आइए। देखिएगा सबसे पहला कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS है। जैसे जैसे कहेगा पहले आपको फिगर बनाना। एक समलंब चतुर्भुज जो है वो आपको कौन सा है? समलंब चतुर्भुज कौन सा है? PQRS है। समलंब चतुर्भुज PQRS में PQRS के समानांतर है। PQ जो है RS के समानांतर है, ठीक है। ये PQRS हो गया। समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ जो है RS के समानांतर हो गया ना, तो कहिएगा यस सर। और विकर्ण P और QS O पर प्रतिच्छेद करता है। P और QS जो है कहां पर प्रतिच्छेद करता है? O पर। PR और QS कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा? O पर प्रतिच्छेद करता। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। एसर बराबर 10 सेंटीमीटर, एसर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल त्रिभुज SOR का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। अच्छा देखिए, तो POQ इसका क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर बताए थे, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, अभी हम आपको बताए थे। और SOR इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर बताए थे, 10 दांगे कितना? 100 हो जाएगा। तो कितना होगा? 4 चौके 16, 25 हो जाएगा। 4 अनुपात कितना होगा? 25 होगा। कितना? 4 अनुपात 25, जो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए में है। अगर इसका भुजा का साइड भी निकाल लेते कि 4 अनुपात 10 है, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ए भुजा हो जाता। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना तो 2 दूना 4 और 5 पचे कितना? 25 होगा। ये भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आसान कब हो जाती है? जब चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, उसी कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ें है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में करा, एक समलंब चतुर्भुज है। इसको बाद में देखते हैं, इसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को आगे देखते हैं, पहले इसको भी रहने दीजिए। आइए पहले 3 नंबर सवाल पर उसको करेंगे। करा एक समलंब चतुर्भुज ABCD में DC समानांतर AB है। एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज में करा कि ये जो समानांतर भुजा है ना, इस समानांतर भुजा कौन सा? DC समानांतर AB है। मतलब ये AB है और ये DC हो गया। AB समानांतर कौन सा? DC है। AB का मान 16 है और DC का मान 11.2 है। इसके विकर्णों के मध्य बिंदु, इसके विकर्णों का मध्य बिंदु क्या कर रहा है? इसके विकर्णों का मध्य बिंदु, विकर्ण मिला दी, और विकर्ण का मध्य बिंदु यहां से और यहां से, विकर्णों का मध्य बिंदु ज्ञात करें।
और इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं EF है, EF है, कौन सा EF, तो EF का मान पूछा जा रहा था। हम आपको क्या बताए थे कि दोनों को घटा करके इसमें निकालिएगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा बताइए। सबसे बड़ा कौन है 16 और माइनस 11 पॉइंट कितना 2, और घटाएंगे तो बचा कितना 2, 2 से भागा देना है तो कितना बचेगा 4.8 बचेगा और बटा कितना 2, तो ये कितना बार में कटेगा 2.4 बार में। यही सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है, कौन सा डी है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानिएगा सवाल फिर बनाने में क्या हो जाएंगे आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो कभी इधर से होर कभी इधर से हार करेगा, तब भी नहीं बनेगा और गलत भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े इस चीज़ों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा सवाल पूछा गया। क्या ये रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछता? बिल्कुल पूछता। आप कहिएगा सर ये एसएससी में है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछेगा आपको। तो एसएससी से सवाल हमें तुरंत मिल जाता है, उस चीज़ों को हम लेके चलाते हैं तुरंत। ठीक ना, करा किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 3DC, यदि OCD का क्षेत्रफल 12 है, OCD का क्षेत्रफल कितना 12 है, OCD कौन है OCD, इसका क्षेत्रफल 12 है। OAB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होंगे। अच्छा AB बराबर क्या है 3DC है ना, 3DC है। AB अनुपात DC आप निकाल सकते हैं ना कि AB अनुपात DC कितना होगा 3:1 होगा, मतलब AB 3 है और A कितना 1 है, तो रेशियो का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल करेंगे तो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और इसका क्षेत्रफल करेंगे कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। किताब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 12 है, हम लोग कहेंगे तो कितना होगा 1 होगा। नियत का तुलना नियत से कर दिए, और पूरा जितने भी सारे रेशियो पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, SI CI जो भी पढ़ेंगे चैप्टर, नियत का तुलना नियत से। कोई भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चाहे आपको अगर नियत राशि दिया हो रहा है वहाँ पर अगर रेशियो की बात रहे, जैसे यहाँ पर अगर रेशियो की बात रहे और वहाँ पर नियत वैल्यू रहे, जैसे यहाँ पर रेशियो 1 और 9 आ गया, 1 और 3 आ गया, और इसका नियत राशि, तो इसका नियत राशि रेशियो में कितना 1 है, तो 12 का तुलना 1 से। आपसे पूछा कि बताइए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना 9 है, 12 नंबर कितना होगा 108 होगा। यही इसका सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए में है। बाकी लोग कैसे बनाते हैं कि 1 का तुलना कितना सही से 12 से करते हैं, फिर 9 करते हैं, है वही चीज़, लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं, ये चीज़ें हमें ठीक नहीं लगता। ठीक ना, इसको बोलते हैं नियत का तुलना नियत से। जो किताब में दिया है यानी प्रश्न में दिया उसको ऊपर हम लोग भी कहेंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे रेशियो से, और जो निकालना बगल में गुना कर देंगे। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज में 2 गैर समानांतर भुजा, गैर समानांतर भुजा का मतलब है कि वो समानांतर नहीं है, कि बराबर भुजाएं लंबाई बराबर होती है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि समानांतर भुजा में छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग क्या होगा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। पालिए पहले डायग्राम बनाइए। क्या डायग्राम कह रहा, अगर हम डायग्राम को बनाए तो कह रहा इसमें देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पर मूव करने का तो इसको दिया नहीं इधर। चलिए देखिएगा, यहां पर देखिएगा कह रहा कि एक समलंब चतुर्भुज में 2 गैर समानांतर भुजा, गैर समानांतर भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, जिनमें से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी कितना 5 है। ठीक है, समानांतर भुजा में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी लंबाई कितना, ऊंचाई कितना 3 सेंटीमीटर, और ये समानांतर है। ठीक है, यदि समानांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ये छोटा कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग क्या होगा। विकर्णों का योग आपसे पूछा जा रहा है कि विकर्णों का योग बताइए। अच्छा, विकर्णों का योग का मतलब यहां से मिलाना इसको, और यहां से इसको यहां से मिलाना है, यही ना, ये निकालना। विकर्णों का योग पूछा जा रहा। हम आपको क्या बताए थे, अगर एक विकर्ण निकल जाएगा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज ये भुजा बराबर है। अगर एक विकर्ण कोई भी निकाल दिए उसको डबल कर दीजिएगा तो ही आपका आंसर हो जाएंगे। अब एक विकर्ण कैसे निकालिएगा बताइए, एक विकर्ण निकालना हमें तो कैसे निकालेंगे बोलिए, हमें एक विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक विकर्ण निकालना चाहिए किसी भी तरह से करके, बोलिए। अच्छा, मान लेते हैं कि यहां से अगर हम इसको यहां से लंब डाल दें, देखिएगा यहां से यहां पर हम इसको लंब डाल दें, यहां से क्या करें, इसको यहां से लंब डाल दे, लंब डाल दे, यहां से इसको यहां से भी लंब डाल दे। ठीक है ना। अच्छा, ये 5 है 3 है, तो 5 का स्क्वायर, इसका मान यहां से लेकर के यहां पर तक मान कितना होगा,
तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 दिया 9 होगा, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल कितना? 4 होगा, मतलब ये कितना होगा? 4 होगा। ये भी कितना होगा? 4 होगा। और ई 2 है तो ई लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? तो 2 होगा, यही ना? तो कहिएगा सर। आई 4 और 2 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 6 हो गया, तो कहिएगा यस सर 6 हो गया। अब बताइए कि ये 90 डिग्री यहाँ से 90 डिग्री बन रहा, और इसको अगर हम मिलाएं यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको निकालना है तो ये देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा, ये बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा देखिए तो कहिएगा ये समकोण त्रिभुज बन रहा, जिसमें से ये 3 है और ये कितना है? 6 है। अगर हम इसको AC का मान निकाल दिए, AC बराबर कितना होगा? 6 का स्क्वायर और माइनस की प्लस कितना? 3 का स्क्वायर, यही ना? तो कहिएगा सर 6 छक 36 होगा और 3 तिया 9 होगा, 36 और 9 कितना होगा? 45। 45 का वर्गमूल कितना होता है? 45 का कितना होगा बताइए? तो 45 को लिख सकते हैं कितना बोलिए? 9 बचे 45, मतलब 3 रूट कितना? 5 लिख सकते हैं, 3 रूट 5 होगा। ये AC का मान है, हमें चाहिए दोनों विकर्णों का योग चाहिए, तो दोनों तो बराबर होंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 रूट 5 हो जाएगी। यही इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी में। बहुत अच्छा सवाल था। तो चीज़ों को आपको इसी में घुमाना है। हम आपको जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताएं कि इसकी लंब, इसका लंब, ए बराबर ई बराबर, जब 2 भुजा समानांतर होगा और इसकी असमानांतर भुजा बराबर होगा तो विकर्ण बराबर होगा। एक विकर्ण निकालने में कामयाब हो गए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ना। अब इसको फिर से आप लोग दिमाग लगाइए, जब सवालों को देखते हैं ना, हम एक बार बना दिए तो अब अपने से भी बनाने का प्रयास करिए कि क्या हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा चीज़ों को। कह दी गई आकृति में, अब इस सवालों को देखें। कह दी गई आकृति में क्या लिखा गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC और AB का मान 3 रेशियो है। AB का मान कितना? ये 3 है, ठीक है, रेशियो में, और ये कितना? 1 है, ठीक है। आपसे पूछा AOB का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 तिया 9, और उसका कितना होगा? 1 होगा। बस यही सवाल का आंसर होंगे। 9 अनुपात कितना होगा? 1 होगा। जब भुजा दिया हो रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में कहा कि दिए गई आकृति में AB समानांतर DC है। AOD और ODC का जो क्षेत्रफल है, DOC का क्षेत्रफल है 36 और 48 है। AOD इसका क्षेत्रफल कितना? 36 है। और DOC इसका कितना है? 48 है। तो AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यही ना? इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि AOB का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। AOB का क्षेत्रफल क्या होंगे? अच्छा बताइए, हम आपको क्या बताए थे? A 36 है तो ये भी कितना होगा? 36 होगा। इधर वाला बराबर होगा, लेकिन इधर वाला बराबर नहीं होगा, तो इसको 1 से मान लेते हैं। और हम आपको आमने सामने के गुणनफल क्षेत्रफल का बराबर बताए थे, याद कीजिए। तो कहिएगा यस सर। 1 से गुना 48 जो होंगे वो बराबर होगा 36 गुना कितना का? 36 का बराबर होगा। तो कहिएगा यस सर, बिल्कुल बताएं। इधर लेफ्ट और राइट वाला बराबर होगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाला बराबर नहीं होता। लेकिन हाँ, उसमें भी बताए थे कि आमने सामने का जो गुणनफल एरिया होगा ये आमने सामने के बराबर होंगे। अब इसको बस काट दीजिए, कटता है तो ये कितना बार में कटेगा? ये 4 से ये कितना बार में करेगा? 8 से काटिए या 6 से। 6 8 48 और 6 6 36, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 9 कितना? 36 और 9 तिया कितना? 27। एक्स का मान कितना आ गया? 27 आ गया। यही इसका आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 8 नंबर है। 8 नंबर में करा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD समानांतर BC है, ठीक है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें से AD समानांतर BC, ये समानांतर है, ठीक है। विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर, AC और BD जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदी करता है, ठीक है। O पर प्रतिच्छेद करता है। यदि त्रिभुज BAD का मतलब ये पूरा है, BAD पूरा क्षेत्रफल कितना? 40 है। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल 15 है, AOD 15, अच्छा ये 15 है, ये 15 है क्षेत्रफल है, और ये पूरा 40 था तो ये कितना होगा? 25 होगा। तो कहिएगा ये सही 25 होगा। ये भी 25 होगा तो ये भी कितना होगा? 25 होगा। दिमाग लगाइए। आपसे पूछा DOC, यही तो पूछा, DOC का क्षेत्रफल कितना होगा? 25 होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? C नंबर होंगे। बिना पढ़े हुए निकल गया DOC।
अरे भाई ये पूरा 40 था, ये 15 था, 25 होगा, ये सामने वाला बराबर होगा 25। ए पूछेगा तो आमने सामने का गुना कर देंगे, इसको एक से मान के 15 गुने x बराबर 25 गुने 25 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, इसको तो बना सकते हैं। कह रहा किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC है, x भुजा AD का मध्य बिंदु है, x भुजा AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि AD बराबर 12 है, E 12 है, ठीक है। DC बराबर 8 है, DC बराबर 8 है, ठीक है। AB बराबर कितना 18 है। एक्स वाई का मान पूछा कि एक्स वाई का मान बताइए, एक्स वाई का मान कितना होगा, एक्स वाई का मान पूछा आपसे, ठीक है। एक्स वाई का मान बताइए, बताइए। अच्छा ये 12 है, ये 12 है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 ये मध्य बिंदु है ना, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं हमसे। ये मध्य बिंदु हो गया तो 6 इधर 6 इधर, रेशियो कितना हो गया 1:1 में होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें बताइए एक्स वाई का मान चाहिए, तो जब मध्य बिंदु रहता है तो ये दोनों को जोड़ करके भागा दे देते हैं। तो 18 प्लस कितना करेंगे 8 करेंगे, और बटा कितना 2 करेंगे। 18 8 कितना होगा 26 बटा कितना होंगे 2, यानी 13 दूना कितना होंगे 26, यानी 13 इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक ना। क्योंकि ये मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु नहीं रहता तो कोई ना कोई रेशियो देता है, रेशियो से फिर निकालते हैं हम, ठीक है। ऊपर वाला का गुना नीचे से करते हैं, नीचे वाला का गुना ऊपर से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है, E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। AB बराबर 18 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, EF के मान बताइए। ये तो आपको देखते के साथ में पता चल रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका विकर्ण से पूछा जा रहा है। कहां से विकर्ण से, AB समानांतर DC, AB समानांतर DC हो गया, A समानांतर, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है AC और BD का AC और BD विकर्ण कौन सा AC है और विकर्ण कौन सा BD है। E कहां पर प्रतिच्छेद करेगा, कहीं पर नहीं लिखा, नहीं लिखा। E और F का विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है, AC का E है, E है, और BD का F है, इसका F है। इसकी लंबाई पूछा जा रहा है भाई मध्य बिंदु पर, जबकि AB का मान 18 है, CD का मान 6 है। इससे कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा से आपको EF का मान निकालना है तो ये मध्य बिंदु पर है, दोनों को घटा करके 2 से क्या करिए भागा दे दीजिए। 18 में से 6 जाएगा 12 बटा कितना होगा 2, 2 6 कितना होंगे 12 होंगे। 6 इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ बी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, 11 नंबर में कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD है, AD समानांतर BC, AD का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान 9 सेंटीमीटर, ABCD क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर, CD की लंबाई ज्ञात करें। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। E और E समानांतर है, जिसमें से AB बराबर CD दिया है और AD समानांतर BC। अच्छा AD समानांतर BC है ना, उल्टा लिखा गया, एक मिनट, उल्टा, इसको हटा देते हैं। देखिएगा AD समानांतर BC है, AD समानांतर BC हो गया, AD समानांतर BC हो गया। AD बराबर 5 है, ये 5 है, BC बराबर 9 है, ये 9 है, और AB बराबर CD है तो ये भी 5 होगा, ये दोनों बराबर है, ठीक है। CD की लंबाई पूछा कि बताइए CD की लंबाई क्या होगी, और कुछ दिया हुआ ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल पूरा का 35 है, पूरा का कितना 35 दिया हुआ, ठीक है। ABCD का क्षेत्रफल कितना 35 है। अच्छा हम बताइए कि अगर यहां से लंब डालें, इसका हम यहां से कितना डालें, लंब डालें 90 डिग्री डालें, इसका भी लंब डालें, ठीक है ना 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AD समानांतर BC है ना, AD समानांतर AB समानांतर CD, AD समानांतर BC, AD का मान 5 है, BC का मान 9 है, AD का मान, अच्छा AD का मान दिया हुआ है,
AD का मान कितना, ये 5 है। AD का मान कितना है, 5 है। AD का मान 5 है और BC का मान 9 है। AD का मान 5 है, BC का मान 9 है। तो ABCD का क्षेत्रफल 35 है। CD की लंबाई ज्ञात करना कि CD की लंबाई बताइए। ये बराबर भुजा कहाँ से आ गया है, AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। इसके मान नहीं दिया हुआ, इसका मान नहीं दिया, मान ऊपर का दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया होगा, ये चीजें नहीं है, ठीक ना। ये 5 उसका निकाल सकते हैं हम। अच्छा बताइए कि 1/2 इसका फॉर्मूले अगर लगाएं तो कौन सा होंगे, 1/2 समानांतर भुजा का योग 5 प्लस कितना 9 और गुने ऊंचाई नहीं है तो h लिख देंगे और कितना है क्षेत्रफल 35 है। 1/2 गुने कितना होगा 14 और गुने h बराबर कितना 35। 2 सते 14, 7 बजे कितना 35। h का मान कितना आ गया 5 है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 ही होगा ना, ये पूरा 5 ही होगा क्योंकि ऊंचाई बराबर होगा। अब आपसे पूछा CD की लंबाई, इस CD की लंबाई बताइए। अच्छा बताओ बाबू, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 9 है। 9 तो पूरा है ना, 9 तो पूरा है, तो इसका मतलब 9 पूरा है और ये भी 5 है सामने, तो ये भी 5 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 5 होगा। बच गया 4 में 2 इधर होगा, 2 कितना होगा इधर होगा। अभी 90 डिग्री तो निकाल सकते हैं, CD की लंबाई निकाल सकते हैं कितना, तो CD की लंबाई 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 2 का स्क्वायर कितना 4। 25 में से 4 जाएगा कितना 21 बचेगा। यही सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कौन सा डी में, ठीक है। तो इसमें काफी आपको इधर उधर करना पड़ेगा। हम आपको जितने भी सारे इसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं 90 डिग्री करके खींच करके सारा आपसे कीजिएगा तो बन सकता है फिर, ठीक है। आगे बढ़े, फिर से इसको आप बना के देखिएगा एक बार। 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा के युग्म की लंबाई क्रमशः 20 और 25 सेंटीमीटर, इन दोनों की भुजाओं के बीच की दूरी 14 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बन जाएंगे ना, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बनाइएगा। 13 नंबर में, 13 नंबर में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि AD समानांतर BC है, AB का मान 12, CD का मान 8 से AB तथा CD के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, भी बन जाएंगे। समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या है ऊंचाई है, तो ये तो बन जाएंगे। अब आइए कौन सा बच गया, जो आपको दूसरा नंबर था। ये 2 नंबर सवाल जरा देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसको और छोटा करना दीजिए, उधर नहीं जाएगा, देखिएगा। एक कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS, PQ है, R है, कौन सा S है, PQSR के समानांतर है। PQSR के समानांतर, अच्छा ये गलत हो गया, फिर ये चीजें क्या हो गया गलत हो गया, तो चीजें क्या हो गया गलत हो गया। क्या लिख रहा है, कह रहा है कि PQSR के समानांतर है। PQ जो है SR के समानांतर हो गया। अब तो ठीक है ना, PQ जो है SR के समानांतर है, ये दोनों समानांतर हो गया। PQRS यह दिया गया है कि PQ बड़ा है SR से, PQ बड़ा है SR से। अच्छा ये भी हो गया, यहां पर देखिए PQ यहां पर आएगा और RS ऊपर में आएगा, इसको भी देखिए चेंज। जैसे जैसे आपको करें ना, जो भी रहेगा ना वो गलत आपको जरूर लग जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करा, यहां पर PQ लिख दिए, यहां पर R लिख दीजिए और S लिख दीजिए। अब देखिए ठीक है, ये PQ बड़ा है किससे, RS से, तथा विकर्ण PRQS, विकर्ण PRQS O पर प्रतिच्छेद करता है। कहां, O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यदि PO बराबर 3x, PO बराबर ये 3x है -15, 3x -15 है। OQ बराबर x है, OQ बराबर कौन सा EX है, OQ बराबर x प्लस 9 है, x प्लस कितना 9 है। OR बराबर x माइनस 5 है, OR बराबर x माइनस कितना है 5 है। OS बराबर 5 है, OS बराबर 5 है। तो x के दो मान x1 और x2 है और इसका पूछा गया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सबसे पहले तो x1 x2 का मान आएगा, तब तो बन जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बताइए जरा, इस चीजों को आप याद करिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या बताए थे कि इसका बटा इसका बटा 5 बटा कितना x प्लस 9 का, कहिएगा यस सर। और इसका बटा इसका ऊपर वाला का x माइनस 5 का कितना, x माइनस 5 का कितना 3x माइनस 15 का, यही ना, तो कहिएगा यस सर। गुना कर दीजिए, 5 या 15x और 15 × 5 = 75, x स्क्वायर
और प्लस 9x और माइनस 5x और माइनस कितना 45 होगा। इस सब को उधर लेके चल जाइए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो एक 75 15 और ये 9 है, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, ये 15 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे बाबू 15 x है और उधर जाएगा ये माइनस में 15x माइनस 5 पहले से 20 है, 20 में से 9 जाएगा कितना 11x बचेगा। ठीक है 75 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 75 में से 45 जाएगा तो प्लस 30 बचेगा। अब इसको डायरेक्ट अब तोड़िए, हम तोड़ने के लिए बताए हैं, 6 5 30 होगा, 6 5 30 होगा। ये भी माइनस में ये भी माइनस में रखना पड़ेगा, लेकिन आंसर क्या होगा दोनों प्लस में होगा। 6 और कौन सा आएगा 5 आएगा, x का मान 2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, घटा दीजिए इसका तो कितना होंगे 11 बचेगा। इस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कौन सा बी में। तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बाकी चीज़ें बनाने में क्या आसान है। ठीक है ये था टोटल सवाल, हम आपको 13 सवाल किए हैं ट्रेपेजियम के। अब इससे ज़्यादा मुश्किल आपको रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे में या कहीं भी आपसे बिहार में कहीं भी स्टेट लेवल में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक ना, ये सब सारा एसएससी का कुछ सवाल थे, कुछ रेलवे ग्रुप डी का जो सवाल आपसे पूछा जाएंगे वो आपसे बन सकते हैं आपसे। ठीक है तो चलिए आज था ट्रेपेजियम समाप्त हुआ, और उसके बाद में कल का जो रहेगा स्क्वायर वर्ग, और वर्ग को समाप्त करने के बाद में चलेंगे बहुभुज, बहुभुज के बाद में सर्किल। थोड़ा सा और क्लास चलेगा, मतलब आपको हम फेस्टिवल में इसमें समाप्त कर देंगे जो भी आपका छठ तक है, और उसके बाद में आप घर पर होंगे तो रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, नहीं तो वीडियो छोड़िएगा तो फिर आपको आफत पड़ जाएंगे। ठीक है क्योंकि मेरा वीडियो बंद नहीं होगा, हमेशा वीडियो चलता रहेगा, चाहे फेस्टिवल हो वगैरह या कुछ भी हो। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।